अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सवालों के आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा ताकि हम सब के नॉलेज में हम सब की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। यह कमेंट किया है, इनका आईडी है user_7055 और वो लिखते हैं कि सर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में क्या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? क्या विजिट वीज़ा पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके वर्क वीज़ा कनाडा के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं? आपके सवाल में दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या विजिट वीज़े पर आकर शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, और दूसरा कि विजिट वीज़े पर आकर शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद कनाडा में ही वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो मैं आपको इनके आंसर वन बाय वन बता देता हूँ कि हाँ, आप कनाडा में विजिट वीज़ा पर आकर शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं जिनका ड्यूरेशन 6 महीने से कम होना चाहिए। लेकिन आप कोर्स करने के बाद जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो आप पर जॉब की वही कंडीशंस लगेंगी जो सब पर लगती है कि आप विद इन द कंट्री अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। विद इन द कंट्री आप वो जॉब्स अप्लाई करोगे जिन पर या तो LMI ऑफर किया गया होगा या वो कंपनी जो LMI एग्जाम्प्ट है। तो जिस तरह ये रूल बाहर के लोगों पर लगता है, आप अंदर रह कर भी आप पर यही रूल लगेगा। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये काफ़ी महंगा काम है, खर्चे वाला काम है कि विजिट पर आओगे वो भी महंगा काम है और यहाँ पर कोर्सेज पढ़ोगे वो भी महंगे होते हैं। बट आप देख लो, ये भी एक ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है फियाज मलिक और वो लिखते हैं कि सर मैंने भी आपसे सवाल किया था कि मेरे पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं इधर पाकिस्तान में ट्रक चलाना सीख लेता हूँ, तो मुझे ट्रक ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सब लोगों को एक करेक्शन करना चाहता हूँ और सॉरी भी करना चाहता हूँ कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि सही नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब पाकिस्तान में ट्रक का लाइसेंस बनवाते हो तो आप डायरेक्टली ट्रक का लाइसेंस नहीं बनवा सकते। पाकिस्तान में ट्रक का लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास पहले से LTV होना चाहिए और वो LTV एटलीस्ट 3 साल पुराना होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी और हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी है और उनका नाम है गुलाम मुर्तज़ा। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं आप सब लोगों से सॉरी भी करना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले नहीं थी। तो अगर आप कनाडा में एज अ ट्रक ड्राइवर आना चाहते हैं तो आपने बताया कि आपके पास LTV है और आप ट्रक सीख रहे हो, तो अगर आपका LTV 3 साल पुराना है तब ही आप ट्रक का लाइसेंस ले पाओगे पाकिस्तान में और फिर आप कनाडा में ट्रकिंग की जॉब में अप्लाई कर सकोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है अली खान अहमद और वो लिखते हैं कि also can you tell what goes in my seal envelope? I got just my MBA degree copy, MBA transcript copy, both with original stamps of HEC in that envelope. I'm from Pakistan. I did my EC attestation in 2024 and did seal of envelopes in 2025 because in 2024 I planned for Middle East, so they don't need sealed envelope. Now I got in 2025 sealed envelopes. Will that envelope be accepted by IQAS? My attestation date and seal date is different. मैं आपको IQAS या वैसे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है सील्ड एनवेलप की वो बता देता हूँ, फिर आप चेक कर लेना कि आप उन रिक्वायरमेंट से मैच करते हो या नहीं। IQAS के पास जब आप ECA के लिए डॉक्यूमेंट भेजोगे या वेस के पास ECA के लिए डॉक्यूमेंट भेजोगे तो वो आपके MBA है फॉर एग्जांपल, तो MBA की डिग्री और MBA की रिज़ल्ट कार्ड, इन दोनों की फ़ोटो कापी पर HEC की स्टैंप होनी चाहिए। इन दोनों की फ़ोटो कापी पर HEC की स्टैंप होनी चाहिए और ये दो पेपर एक लिफाफे में बंद हो और उस लिफाफे पर HEC की सील होनी चाहिए। ये है रिक्वायरमेंट। इसके अलावा डेट पुरानी थी नई थी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सील्ड एनवेलप होना चाहिए और उसमें इन दोनों कॉपीज़ पर HEC की स्टैंप लगी होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी ओरिजिनल डिग्रीज की जिन पर स्टैंप है उनकी कॉपी बना के रख दो, ऐसे नहीं। आप कॉपीज़ को ही HEC से अटेस्ट करवाओगे, कॉपीज़ पर ओरिजिनल स्टैंप्स लगवाओगे, फिर वो एनवेलप में होंगी सील्ड एनवेलप में। अगर आपका एनवेलप ऐसे है तो आप इसे डायरेक्टली IQAS भेज सकते हैं या वैसे भेज सकते हैं। वैसे आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये प्रोसेस कर ही रहे हो तो आपको पता होगा कि इसे कराने पे $250, $350 तो लग ही जाते हैं और पाकिस्तान में जब आप HEC से वेरीफाई कराओगे तो आपके 2-3 हज़ार लगेंगे। तो जब आप बड़ी रकम लगा रहे हो तो आप 2-3 हज़ार फिर से लगा लो और HEC को ही सील्ड एनवेलप भेजने के लिए कहो।
मतलब कि आप फिर से अप्लाई करो HEC के पास अपनी डिग्री की अटेस्टेशन, कॉपीज की अटेस्टेशन, और साथ में ECA का भी वो पेज लगा देना जिसमें लिखा होता है, HEC को लिखा होता है कि आप ये कॉपीज को अटेस्ट करके एनवेलप में डाल के एनवेलप को सील करके अपनी स्टैंप लगाकर डायरेक्ट हमारे पास भेजें। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाओगे। आपके 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल सेफ होगे, किसी भी किस्म की आपको डाउट या परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका आईडी है ASM रिलैक्सिंग। हम सॉरी अगर मुझसे ठीक से पढ़ा नहीं गया। और वो लिखते हैं कि सर, आई एम टीचर इन पाकिस्तान, आई वांट टू अप्लाई एज अ लेबरर इन कनाडा, व्हाट शुड आई राइट इन माय CV एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आप किसी और प्रोफेशन में हो और आप कनाडा किसी और प्रोफेशन में आना चाहते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ये टीचर है और लेबर जाना चाहती है, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव में ये लिख सकते हो कि मेरा प्रोफेशन वैसे तो टीचिंग था, लेकिन मैंने एज अ पार्ट टाइम लेबर का काम भी किया है या एज ए वॉलंटियर लेबर का काम भी किया है। इस तरह से एम्प्लॉयर को लगेगा कि आपने काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, बस वो फुल टाइम नहीं है, या तो पार्ट टाइम है या वॉलंटियर है। इसलिए वो उसकी डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये कंसिडर कर लेगा कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो। या फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव को इस तरह से मोल्ड कर सकते हो कि मैंने वैसे तो टीचिंग के प्रोफेशन में जॉब की है, लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था फैक्ट्री में काम करने के लिए या किसी फार्म में काम करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लेबर पर अप्लाई कर रहे हो। अगर आप फार्म की लेबर पर अप्लाई कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि मुझे फल उगाना, सब्जियां उगाना बहुत पसंद है, ये मेरी हॉबी भी है, मैं घर पे भी इसे उगाता हूँ या उगाती हूँ, और मैं अब इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे आपकी आईडी से आइडिया नहीं हो रहा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को मोल्ड कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप AI से भी, ChatGPT से, जेमिनी, इन चीज़ों से भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो। वो भी आपको आपका ऑब्जेक्टिव बनाकर दे देंगे। आप एज इट इज़ नहीं छाप देना, कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। ऑब्जेक्टिव जब वो जनरेट कर दें इस तरह का, फिर आप उसको पढ़ के रिफ्रेश करना और उसमें वर्ड्स की भी चेंजेस करना, आसान अल्फाज लगाना जो एम्प्लॉयर को आसानी से पढ़े जाए, फिर आप उस ऑब्जेक्टिव को अपने रिज्यूमे में यूज़ कर लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ, और वो लिखते हैं कि आई एम पाइप एंड मैकेनिकल फिटर इन सऊदी अरेबिया ऑयल एंड गैस फील्ड। तो अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो पाइप एंड मैकेनिकल फिटर मतलब अगर आप प्लम्बिंग का काम जानते हैं तो कनाडा में प्लम्बिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो आप एज अ प्लम्बर अप्लाई करें कनाडा के लिए, आपको हाथ हाथ उठा लिया जाएगा, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ की सर्टिफिकेशन कर लेना, रेड सील कर लेना, फिर तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पाइप एंड मैकेनिकल फिटर प्लम्बिंग कर सकता है या नहीं, लेकिन आप देखो कि अगर आप प्लम्बिंग कर सकते हो तो वो आप अप्लाई करो। उसके अलावा पाइप एंड मैकेनिकल फिटर की कोई जॉब्स होंगी आपको गूगल पर मिल जाएंगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस लाइन के बारे में, तो आप वो भी देख सकते हो। आपने लिखा ना भाईजान मुझे क्या मशवरा देते हो, तो मेरा मशवरा यही है कि आप प्लम्बिंग में अप्लाई करके देखें। और इसी तरह से प्लम्बिंग से रिलेटेड जो काम है, जिनमें ये मैकेनिकल काम होता है या पाइप्स का काम होता है, जो फेमिलियर काम है, जो पॉपुलर काम है, उनकी एक लिस्ट बनाएं, 2-4 प्रोफेशन जो भी हैं, फिर उसके मुताबिक अपने रिज्यूमेस बनाकर अप्लाई करें। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका आईडी है करीनम लिली, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, क्या उन्हें अप्लाई करना चाहिए? और उनके पास कारपेंटर का भी एक्सपीरियंस है। ओमान की एक बहुत बड़ी कंपनी है डॉर्वेशस्ट, मुझसे ये नाम ठीक से नहीं पढ़ा गया, वहाँ भी काम किया है हस्बैंड ने। अगर अप्लाई करें तो क्या अलग अलग CV बनाएं या एक में ही एक्सप्लेन कर दें? काइंडली जवाब ज़रूर दीजिएगा, शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सिचुएशन बहुत से लोग फेस कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है मल्टीपल कामों का, लेकिन उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि हम एक ही काम की CV बनाकर भेजें या सारे काम एक ही CV में लिख दें। अक्सर लोग सारे काम एक ही CV में लिख देते हैं और एक मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन के मुताबिक आप अपने CV को और अपने काम को कैसे यूज़ करोगे। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो ये सारे काम करती है, फॉर एग्जांपल कि कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन वालों में प्लम्बर भी चाहिए, वेल्डर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, और भी इसी तरह के काफ़ी लोग चाहिए। तो जब आप ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें अपने रिज्यूमे में लिख कर भेजो। कंपनी को ये लगेगा कि ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है, कभी इसे कोई काम करा लेंगे, कभी कोई काम करा लेंगे, कोई एम्प्लॉयर, कोई वर्कर छुट्टी कर जाएगा तो उसकी जगह पर इसकी ड्यूटी लगा देंगे। तो आपका सब कुछ CV में लिख देना कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा।
لیکن اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں اپلائی کر رہے ہو جو صرف ایک ہی کام کرتی ہے، لیٹس سے کہ کوئی کمپنی ہے جیسے آپ نے لکھا ان کے پاس الیکٹریکل ٹیکنیشین کا ایکسپیرینس ہے، اگر کوئی کمپنی ہے جو بجلی کا کام کرتی ہے یا وائرنگ کا کام کرتی ہے، ایسی کمپنی آپ لاجک سمجھ رہے ہو نا، جس کا میجر کام الیکٹریشین سے الیکٹریکل کام سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں آپ یہ سارا کچھ نہیں لکھو گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کمپنی ہے جو کارپینٹری کا کام زیادہ کرتی ہے تو آپ وہاں پر صرف کارپینٹری کی ریزیومے بنا کر بھیجو گے، اس میں آپ الیکٹریکل اور باقی چیزیں نہیں گھساؤ گے، وہ آپ کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہو جائیں گی۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جہاں آپ اپلائی کر رہے ہو اس کمپنی کے آپ ویب سائٹ پر جاؤ گے اور دیکھو گے کہ وہ کیا کیا کام کرتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ سی وی بنانے سے پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھنا نا کہ وہ کیا کام کرتی ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کاموں کے مطابق اپنی سی وی بناؤ گے۔ اب جب آپ کسی جاب پر اپلائی کرنے لگو گے اور آپ دیکھو گے کہ وہ کمپنی یہ سارے کام کرتی ہے تو آپ اپنی سی وی میں سب کچھ ڈالو گے، لیکن جب آپ ویب سائٹ پر جا کر دیکھو گے کہ وہ کمپنی کوئی ایک کام کر رہی ہے تو آپ اپنی سی وی میں بھی کوئی ایک کام لکھو گے۔ مطلب کہ ایک ہی وقت میں سب کچھ لکھنا ایک جگہ پر فائدہ مند ہے، ایک جگہ پر نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ایک ہی پروفیشن لکھنا ایک جگہ پر فائدہ مند ہے، ایک جگہ پر نقصان دہ ہے۔ تو آپ کو ہر جاب کے مطابق اپنے ریزیومے چینج کرنی پڑے گی اور کمپنی کے مطابق جاب کے مطابق چینج کر کے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے۔ تو آئی ہوپ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ کمنٹ۔ ان کا نام ہے راجہ مجید اور وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ مجید پاکستان راولپنڈی سے ہوں۔ آپ جس کمپنی کے بارے میں بتاتے ہیں جاب نوکری موجود ہوتی ہے، آپ کی رہنمائی اچھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کا میسج بہت بڑا ہے، میں یہ پورا میسج پڑھ کے آپ کو پھر اس کا جواب بتا دیتا ہوں۔ اس میسج میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہے، تو میں آپ کو یہ امپورٹنٹ میسج ہے، تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو کینیڈا والے ویزا نہیں دیتے، یورپ والوں کو ویزا دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح جب پاکستانی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ان کے فیس کے پیسے لگ جاتے ہیں، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور ویزا نہیں ملتا کیونکہ ویزا آفیسر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ میں کیوں ایگری نہیں کرتا۔ آپ نے لکھا کہ پاکستانیوں کی بجائے وہ یورپی ممالک والوں کو ویزا دے دیتے ہیں اور ان کی ویزا کنڈیشن بھی نہیں ہوتی، اس طرح کی آپ نے بات کی ہے۔ آپ ایک بار سوچ کر دیکھیے کہ یورپ کی کرنسی یورو ہے، کینیڈا کی کرنسی کینیڈین ڈالرز ہے، یورو کینیڈین ڈالر سے اوپر ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہائر کرنسی والا لوور کی طرف چلا جائے؟ پاکستان والے دبئی جاب کرنے جاتے ہیں، کیا دبئی کے عربی پاکستان جاب کرنے آتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کینیڈا کا بندہ پاکستان میں نوکری کرنے آیا ہوا ہو، لیبر کی سپروائزر کی؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ہمیشہ لو کرنسی سے ہائی کرنسی کی طرف فلو ہوتا ہے۔ یورپ میں یورو ہے اس لیے وہ لوگ یہاں نہیں آتے۔ دوسری بات، میں آپ کو 2-4 اور مثالیں بھی اس کے دیتا ہوں، یہ کمزور مثال تھی، میں آپ کو اس سے اچھی والی مثال دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ آپ نے لکھا کہ کینیڈا یورپ والوں کو اس لیے پریفر کرتا ہے کہ ان کو ویزا یا تو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ جب کوئی بھی کنٹری کینیڈا میں آئے گی، ویزا فری آئے گی، تو اس ویزے پر آپ کام نہیں کر سکتے۔ وہ جو ویزا فری انٹری ہوتی ہے نا، اس پر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ کام کرنے کے لیے آپ کو ہر حال میں ورک پرمٹ چاہیے۔ اگر آپ کینیڈا کے پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہو، کینیڈا کے سٹیزن نہیں ہو، تو اگر آپ یہاں آؤ گے، چاہے جیسے بھی آؤ، آپ کو یہاں کام کرنے کے لیے ہر حال میں ورک پرمٹ چاہیے۔ تو یہ تو بات پھر ختم ہو گئی کہ یورپی ممالک کو پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ یورپی ممالک والوں کو بھی ورک پرمٹ ہی دینا ہے کینیڈا نے، پاکستانیوں کو بھی ورک پرمٹ دینا ہے کینیڈا نے۔ تو یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ ویزا فری ہوتا ہے تو اس لیے ان کو پریفر کرتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ کام کرنا ہے تو ورک پرمٹ تو چاہیے۔ تو یہ بات بالکل ہے نہیں، یہ سرے سے بالکل ہے نہیں یہ بات جو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا۔ اور آپ نے اگلا پوائنٹ ریز کیا کہ یورپ والے یہاں پر آتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یورپ کے لوگ، یورپ کے انگریز لوگ یہاں آ کر مزدوری کریں گے؟ پاکستانی تو آتے ہیں یا مزدوری کرنے، لیبر میں کام کریں گے، فیکٹری میں کام کریں گے، پیکنگ کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپ کے انگریز لوگ یہاں مزدوری کرنے آئیں گے؟ مطلب یہ بات کوئی سینس نہیں بناتی نا، جو پوائنٹ آپ نے بتایا کہ کینیڈا یورپ والوں کو ویزا دیتا ہے، پاکستانیوں کو نہیں دیتا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یورپ کے انگریز یہاں مزدوری کرنے آئیں گے، پاکستانی آئیں گے نا یہاں مزدوری کرنے۔ آپ کی بات وائٹ کالر جاب تک ٹھیک ہے، اور میں کبھی بھی وائٹ کالر جابز نہیں بتاتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان میں جاب ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے بلو کالر جابز کی۔ یورپی نہیں آئیں گے یہاں پر مزدوری کرنے، افریقہ کے لوگ آئیں گے مزدوری کرنے، پاکستان ایشیا کے لوگ آئیں گے مزدوری کرنے، مڈل ایسٹ کے لوگ آئیں گے جہاں پر جنگیں لگی ہوئی ہے۔ انگریز تھوڑی نہ آئیں گے مزدوری کرنے۔
अगर उन्होंने यहाँ मजदूरी करने आना होता तो फिर पाकिस्तान और एशिया के लोग यूरोप की जा रहे होते मजदूरी करने, वो अंग्रेज़ वहीं ना मजदूरी कर लेते अपनी। नहीं करते ना, वो बाहर से लोग आकर करते हैं। तो ये पॉइंट सिरे से ठीक है ही नहीं। और पाकिस्तानियों को वीज़ा ना देने की वजह ये नहीं है कि हमारी शक्ल पसंद नहीं है वीज़ा ऑफिसर को या वो मुतमईन नहीं होता। सिंपल सी बात है, हमारे लोग अपने पेपर पूरे नहीं करते। हर काम में हमारे लोगों को शॉर्टकट मारना है, हर चीज़ में। कोई पेपर चाहिए दे दिला के ले लो, प्रॉपर तरीका फॉलो ही नहीं करना है। तो वीज़ा ऑफिसर को जब कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिस पर उसे डाउट होता है तो वो वीज़ा रिजेक्ट करता है। मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मैं भी तो यहाँ आया बैठा हूँ ना, मेरे सारे पेपर पूरे थे, उन्होंने मुझे वीज़ा दिया, मैं आ गया। जब कोई भी शख्स अपने पूरे पेपर, ओरिजिनल पेपर, असली पेपर, बगैर 2 नंबरी वाले पेपर जमा कराता है वीज़ा ऑफिसर के पास, तो वो वीज़ा देता है। वीज़ा देने के लिए वीज़ा ऑफिसर बैठा है, उसकी नौकरी है कि आपने लोगों को वीज़ा देना है ताकि कनाडा की जो लेबर शॉर्टेज है वो पूरी हो। अगर वो हर बंदे को बैठ के रिजेक्ट करता रहेगा तो प्रॉब्लम तो रहेगी ना यहाँ पर। वो रिजेक्ट करेगा, फिर नई एप्लीकेशन आ जाएगी, वो रिजेक्ट करेगा, नई एप्लीकेशन आ जाएगी। वो वीज़े देगा तभी तो कंपनी जॉब डालना बंद करेंगी और उसको थोड़ा सुकून मिलेगा बेचारे को। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते, मुतमईन नहीं होते या शक्ल पसंद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी सरासर गलत कॉन्सेप्ट है कि यूरोपियन को पाकिस्तानियों पर तरजीह दी जाती है या दुनिया के किसी भी शख्स को तरजीह दी जाती है। ये बात सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर के लिए सही हो सकती है क्योंकि लैंग्वेज उनकी सेम है, वो वेदर से फेमिलियर हैं, ठंडे मुल्क के हैं, तो यहाँ पर एडजस्ट आसानी से कर लेते हैं। वाइट कलर की हद तक ये बातें सही हो सकती है, लेकिन जितनी भी लेबर जॉब्स हैं, जो कि ज़्यादातर लेबर जॉब्स आती हैं, 70, 80, 90% जॉब्स लेबर जॉब्स आती हैं, फैक्ट्री के काम, फार्म के काम, ये जितनी भी जॉब्स हैं, इन पर गरीब मुल्कों के ही लोग आकर काम करते हैं। ये वाला जो हार्ड वर्क है ना, ये ना इनसे होता है ना यूरोप वालों से होता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ऐसा कोई सी नहीं है। और मेन प्रॉब्लम यही है, मुझे यही लगती है, कुछ और भी हो सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मुझे ये लगती है कि हमारे लोगों के पास पेपर पूरे नहीं होते, तो फिर वो 2 नंबर तरीके से पेपर बनाते हैं। अब क्योंकि हमने पैदा होने से ही अब तक पाकिस्तान में हर काम 2 नंबर तरीके से होता देखा है, पैसे से होता है, रेफरेंस से होता है। ये मेरिट वाली कंट्री है, हमें समझ नहीं आता मेरिट, तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ें ट्राई करते हैं। एजेंट के पास जाएंगे, यार कुछ बना दो, डमी टिकट बना दो, डमी होटल स्टे बना दो, डमी पेपर बना दो, डमी ये कर दो, फिर रिजेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, आगे पैसे ज़ाय हो जाते हैं, जो भी आपने कहा वो हो जाता है फिर आगे। तो ऐसा नहीं है। आप मेरे ख्याल से मैं यही मशवरा दूंगा आपको कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। और अच्छा है कि आपने ये कमेंट किया, इससे सब लोगों की इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी जिनको ये लगता है कि कनाडा पाकिस्तानियों को हायर नहीं करता। अगर ना करता तो मैं यहाँ कैसे बैठा होता। आप कनाडा के स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख लो कि कितने लाख पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं, हर साल कितने आते हैं। अगर इन्होंने वीज़ा ना देने होते तो सबको ना देते। मैं कौन सा कोई वाइट कलर जॉब पर आकर बैठा हूँ, ब्लू कलर जॉब वाला हूँ ना मैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट को क्लियर करें। मतलब कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करें कि हम गलत कर रहे हैं इसलिए रिजेक्ट होता है। दूसरे पर ना ऐसे डायरेक्टली ब्लेम डालें कि वीज़ा ऑफिसर बैठ के रिजेक्ट कर रहा है। जब वो देखेगा सब चीज़ें पूरी हैं, ठीक है, जीनियन है, कुछ फेक कुछ फ्रॉड नहीं है, कोई फेक डॉक्यूमेंट, कोई डमी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वीज़ा देगा। वो रूल्स को फॉलो करेगा। उसके पास एक चेक लिस्ट है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वीज़ा मिलेगा। हम उस चेक लिस्ट को प्रॉपर करते नहीं हैं, फेक बना के आ जाते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट है फेक बना देते हैं। अब दूर क्यों जाते हो, बैंक स्टेटमेंट फेक बना देते हैं हम लोग। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आई होप आपको कुछ ये क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका आइडिया इसुज़ू मैकेनिक, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। अच्छा एक बात मुझे बताना, अपने नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास मैकेनिकल एक्सपीरियंस है 15 साल से ज़्यादा। मेरे पास कोई रेड सील नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो मैं कैसे कनाडा आ सकता हूँ? बहुत सारी जॉब्स पर अप्लाई किया है पर कोई जॉब नहीं आता। और सेम सवाल अवैस भट्टी ने भी पूछा है कि सेम मेरा क्वेश्चन, मैं ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन हूँ। ये जो टेक्निकल काम होते हैं ना, ये कनाडा में रेगुलेटेड है। लेकिन आपका सवाल ठीक है कि आप बाहर हो तो फिर कनाडा की सर्टिफिकेशन तो आपके पास हो ही नहीं सकती जब आप यहाँ हो ही नहीं। तो फिर आपको ऐसे प्रोविंस में अप्लाई करना चाहिए जिन प्रोविंस में आप बिना रेगुलेटेड के भी, बिना लाइसेंसिंग के, बिना कनाडा के सर्टिफिकेट के भी जॉब कर सकते हो। आप यूँ समझो कि हर वो प्रोफेशन जो रेगुलेटेड है वो पूरे कनाडा में रेगुलेटेड नहीं होता। वो कुछ प्रोविंसेस में रेगुलेटेड होता है, कुछ प्रोविंसेस में नॉन रेगुलेटेड होता है। तो पहले आप ये सर्च करो
کہ आपका प्रोफेशन किस किस प्रोविंस में नॉन रेगुलेटेड है, फिर आप उसकी जॉब्स अप्लाई करो। अगर आप बाकी सब प्रोविंसेस में अप्लाई करते रहोगे जहाँ रेगुलेटेड है, तो फिर तो आपको कभी भी कोई जॉब नहीं आएगा, क्योंकि ये तो है ही रेगुलेटेड, वो बाहर से तो हायर ही नहीं कर सकते। आपका अप्लाई करना ज़ाय होता रहेगा। कोई भी शख्स जो किसी भी टेक्निकल काम में है वो ऐसे ही अंधाधुंध अप्लाई ना करे, वो पहले गूगल पर चेक करे कि कौन कौन से प्रोविंसेस में उसका प्रोफेशन नॉन रेगुलेटेड है, बिना लाइसेंस के, बिना कैनेडियन सर्टिफिकेट के वो अप्लाई कर सकता है। फिर उन प्रोविंसेस की जॉब्स पर अप्लाई करे। इस तरह आपको इंटरव्यू मिलने के चांस, जॉब ऑफर मिलने के चांस बनेंगे। ऐसे ही सब जगह अप्लाई करने से नहीं होगा। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है स्पार्टा ऑफिशियल, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है, पाकिस्तान में लोग फार्म वर्कर का तजर्बा कागजात में कैसे शो करें, क्योंकि यहाँ तो जो फार्म होते हैं वहाँ लोग दिहाड़ियों पर काम करते हैं जिसकी कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती। प्लीज़ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर थोड़ा अच्छे से गाइड करें। बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आपसे वहाँ आकर मुलाकात भी होगी और आपके काम की आपको दाद भी दूंगा। शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच। आपने ये कमेंट किया, आपने ये सवाल पूछा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कनाडा ले आएगा, आपको आपकी फैमिली के साथ इंशाल्लाह, और ये मुलाकात होगी। बी माई गेस्ट। तो ये जो आपने सवाल पूछा है ये एक जीनियन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये फेस करनी पड़ती है। और ये खाली फार्म की बात नहीं है, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में दुकान पर काम कर रहा है उसका पेपर बनाना मुश्किल होता है। ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उनका पेपर बनाना मुश्किल होता है, इसीलिए तो लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं। तो इसका हल, वैसे अगर प्रॉपर हल तो यही है कि जहाँ से भी आप पेपर बनवाओगे वो बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। वैसे मुझे पता है कि लोग मानते हैं नहीं, क्योंकि उनका फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है, फ़ायदा तो आपका हो रहा है, तो वो क्यों कोई अपना बिज़नेस आपकी वजह से रजिस्टर करेगा, क्योंकि फिर वो टैक्सेस में पड़ जाएगा और बहुत चीज़ों में पड़ जाएगा। पाकिस्तान है। और फाइनली मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो कुछ चीज़ों को ना वो अल्लाह के भरोसे पे छोड़ देना चाहिए। अगर आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई इंटरव्यू मिलता है और वो जॉब ऑफर आपको दे देते हैं, तो आप किसी भी फर्म का लेटर हेड बनवा लेना। उस लेटर हेड पर, प्लेन पेपर नहीं, लेटर हेड पर पूरा एक्सपीरियंस लेटर बनाकर उस पर फर्म के ओनर के साइन, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उसका एड्रेस, सारा कुछ लिख के वीज़ा के लिए भेज देना। कुछ चीज़ों पर तवक्कल भी करना होता है, तो इस तरह से भी काम बन जाते हैं। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर कभी ऐसा मौका होगा तो हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करना, तो इस तरह से भी आप कर लेना। तो अल्लाह खैर करेगा। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है फयाज अली, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने बताया है ब्यूटिशियन की जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं और ब्यूटिशियन के वीज़े पर जा सकते हैं। यहाँ पर जॉब्स तो है ब्यूटिशियन की, और ब्यूटिशियन पैसा भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन ब्यूटिशियन एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है। मतलब कि आपके पास कनाडा की ही सर्टिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ एज ए ब्यूटिशियन काम करने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत से ब्यूटिशियन वाले सलून होते हैं या इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर लोगों की शॉर्टेज होती है, तो वो आपको कोई दूसरे प्रोफेशन पर बुला लेते हैं, लेबर कैटेगरी पर, और काम ब्यूटिशियन का कराते हैं। साथ में आपको ये भी कहते हैं कि आप यहाँ का कोर्स पास कर लो ताकि हम आपको प्रॉपर ब्यूटिशियन का ही काम करें। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड सलून्स या एकेडमीज़ होती हैं या इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आप उनमें जॉब अप्लाई करो, और वो आपको, ये बहुत बड़ी फेवर है कि आपको वो किसी और प्रोफेशन में बुला लें। तो इतनी बड़ी फेवर लेने के लिए आपको उन्हें अपना काम, अपनी स्किल दिखानी होगी। इसके लिए आप कोई भी सोशल मीडिया का चैनल यूज़ कर लो, उस पर आप अपनी वीडियो डालो, भले उसे आप प्राइवेट करके रखो, लोग उसे ना देख सकें, लेकिन आप अपने रिज्यूमे में उसका लिंक डाल देना, ताकि जो भी सलून वाला या कोई इंस्टीट्यूट वाला, एकेडमी वाला आपका रिज्यूमे देखे और वह उस लिंक पर जाकर आपकी वीडियो देखे, तो हो सकता है उसे आपका काम पसंद आ जाए और इस बेसिस पर वो आपको हायर कर ले, और यहाँ पर फिर आने के बाद आप अपनी सर्टिफिकेशन कर लेना। तो आपको उसे अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी, अपना काम दिखाना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। यानी कि इस तरह की चीज़ें तब करनी पड़ती हैं जब आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो जैसे कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ये उंगली टेढ़ी करने का तरीका है कि आप अपनी स्किल उनको दिखाओ, उनको अच्छा लगेगा, उनको समझ आएगी, उनको पसंद आएगा, तो वो आपको फिर यहाँ लाने के लिए अपनी तरफ से जो भी उनको करना होगा वो करेंगे, आपके लिए एफर्ट करेंगे। तो आई होप इस तरह से आपका काम बन सकता है। तो देखो नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है हाजरा कासिम, और वो लिखती हैं कि सर क्या कनाडा में लेडीज़ ब्यूटिशियन के लिए कोई जॉब्स हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप पे पाकिस्तान से? ये सेम सवाल है, मैंने अभी इसका डिटेल में जवाब दिया है कि जॉब बहुत है यहाँ पर।
اور वो रेगुलेटेड होती हैं, तो उसका तरीका जॉब लेने का यही है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आप अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने के से पहले आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक, स्नैपचैट, आई डोंट नो, कि जहाँ जहाँ पर भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, प्राइवेट रखो, आप पब्लिक ना करो, लोग ना देखें उसे। तो उस पर आप अपने काम की वीडियोस डालो कि आप कैसे करते हो सारा कुछ, और अपने रिज्यूमे में उसका लिंक आप ऐड कर दो। तो कोई एम्प्लॉयर जब उसको देखेगा और उसे आपका काम पसंद आएगा, फिर वो बाकी सारा पेपर वर्क आपके लिए खुद ही कर देगा, वीज़ा ये वो सब कर देंगे फिर, क्योंकि लोगों की तो ज़रूरत है, काम करने वाले काबिल लोगों की तो ज़रूरत है। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये तरीका काम कर जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है रहमान और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जॉब के लिए रिज्यूमे सेंड करने के बाद जो इंटरव्यू होता है वो ऑनलाइन होता है या फिजिकल होता है? काइंडली रेस्पॉन्स दें। इंटरव्यू हमेशा ऑनलाइन होता है और वो वीडियो कॉल पर होगा, और जिस तरह वीडियो कॉलिंग के प्लेटफॉर्म्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है या जूम है, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर होगा, और वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है, वीडियो कॉल पर होता है, और वो आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। तो फिजिकल वाला कोई सीन नहीं है। आप वहाँ बैठे हो, एम्प्लॉयर यहाँ बैठा है, तो बीच में फिजिकल तो हो ही नहीं सकता। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका आइडिया ऑल इन वन टेक और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या ट्रकिंग फील्ड में लैंग्वेज टेस्ट ज़रूरी है? क्या इसके बारे में भी बताइए, ईसीए और आइल्स बारे में। जी नहीं, ट्रकिंग में जॉब करने के लिए आपके पास लैंग्वेज टेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास आइल्स होना भी ज़रूरी नहीं है, और आपके पास ईसीए होना भी ज़रूरी नहीं है। आइल्स और ईसीए आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब आप कनाडा की रेजिडेंसी अप्लाई करोगे। जॉब अप्लाई करने के लिए आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। देखते नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिनमें आप लोगों ने मुझे दुआएं और वेल विशेस दी है। आपकी दुआओं का, आपकी वेल विशेस का बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों भाइयों के कमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर सका उनसे आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।